अध्याय 9 बल और गति में आज हम लेने जा रहे हैं घर्षण के क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं और किस प्रकार हम इस घर्षण को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम अपने दैनिक जीवन की कुछ ऐसी घटनाओं की जो कि घर्षण पर आधारित है। उन घटनाओं पर छोटे छोटे प्रश्न हमारी परीक्षा में आ जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं कि बर्फ या बालू मिट्टी पर चलना कठिन क्यों होता है। नोट करिए आप, बर्फ तथा बालू मिट्टी पर चलना कठिन क्यों होता है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो परीक्षा में आ जाते हैं, तो हमें इनकी बात करनी है। सबसे पहले हम ले रहे हैं बर्फ तथा बालू मिट्टी पर चलना कठिन क्यों होता है। हम जब पिछली क्लास में बात कर रहे थे हमने देखा था कि चलने में घर्षण बल सहायक है। अब चूंकि बर्फ चिकनी है, बर्फ की सतह चिकनी है, या यदि हम बालू मिट्टी की बात करें तो इन पर चलने में हमारे पैरों और इनकी सतह के बीच जो घर्षण बल है, जैसा कि हम जानते हैं चिकनी सतह में घर्षण कम लगता है, तो इन पर चलने में चूंकि घर्षण बल का मान कम होता है इसीलिए इन पर चलना कठिन होता है। तो घर्षण से जुड़ा हुआ ही इसका उत्तर है। हम लिखेंगे बर्फ तथा बालू मिट्टी पर घर्षण बल का मान कम होने के कारण इन पर चलना कठिन होता है। पृष्ठ जितना चिकना होगा उतना ही कम घर्षण बल लगेगा। दूसरा प्रश्न हम ले रहे हैं, पंख वाले हवाई जहाज अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर ही उड़ पाते हैं। पंख वाले हवाई जहाज अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर ही उड़ पाते हैं, जबकि जेट विमान अधिक ऊंचाई तक उड़ते हैं। हमें इसका कारण पता लगाना है। प्रश्न है, पंख वाले हवाई जहाज अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर उड़ते हैं जबकि जेट विमान अधिक ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। क्यों? अब इस प्रश्न को समझने के लिए आप देखिए, पंख वाले हवाई जहाज जो हैं उनकी गति कुछ
कम होती है अपेक्षाकृत जेट विमानों के। जेट विमान काफी तेज गति से उड़ते हैं। अब जब पंख वाले हवाई जहाज की गति कम है तो ये कम ऊंचाई तक जाएंगे और कम ऊंचाई पर वायु जो है वो सघन होती है। इस सघन वायु के द्वारा हवाई जहाज पर घर्षण बल का मान अधिक लगता है। जब घर्षण अधिक होता है यानी गति का विरोध, और पंख वाले हवाई जहाज की गति या वेग अधिक नहीं हो पाता और वो कम ऊंचाई तक ही उड़ सकते हैं। इसके विपरीत जेट विमानों की गति चूंकि अधिक होती है तो अधिक गति से उड़ने के कारण वे ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। वहां वायु उन्हें विरल मिलती है और विरल वायु के द्वारा घर्षण बल कम लगता है। जब घर्षण कम लगेगा तो इनका वेग क्या होगा? अधिक होगा। तो ये भी है आपके सामने प्रश्न घर्षण पर आधारित। लिखिए इसका उत्तर। पंख वाले हवाई जहाज की अधिकतम गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ध्यान दीजिएगा, इनकी अधिकतम गति है ये, जबकि जेट विमान की न्यूनतम, इसकी सबसे कम गति है। न्यूनतम गति कितनी है? 600 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। पंख वाले हवाई जहाज की जहां अधिकतम गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं जेट विमान की न्यूनतम गति 600 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कम गति के कारण सघन वायु द्वारा हवाई जहाज पर घर्षण बल अधिक लगने से वे कम ऊंचाई तक ही उड़ पाते हैं। ये कारण आपके समक्ष आ गया कि घर्षण बल उन पर अधिक लगने के कारण उनकी ऊंचाई ज्यादा नहीं हो पाती। वहीं अधिक गति के कारण विरल वायु द्वारा जेट विमान पर कम घर्षण लगने से ये अधिक ऊंचाई तक अधिक वेग से उड़ सकते हैं। हमने बात की है पंख वाले हवाई जहाज की अधिकतम गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि जेट विमान की न्यूनतम गति 600 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कम गति के कारण सघन वायु के द्वारा हवाई जहाज पर अधिक घर्षण बल लगने से वे कम ऊंचाई तक ही उड़ पाते हैं। वहीं दूसरी ओर जब हम जेट विमान की बात करते हैं, इनकी गति
अधिक होने के कारण ये ऊंचाई तक पहुंचते हैं और वहां विरल वायु द्वारा इन पर कम घर्षण लगने से इनकी ऊंचाई भी अधिक हो जाती है और इनका वेग भी अधिक हो जाता है। तीसरा प्रश्न लेंगे इसके बाद हम। तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, रस्सा कशी के खेल में यदि एक और चिकना फर्श तथा दूसरी ओर खुरदरा फर्श है तो कौन सी टीम के जीतने की संभावना अधिक होगी? तीसरा प्रश्न, रस्सा कशी के खेल में यदि एक और फर्श चिकना जबकि दूसरी ओर खुरदरा है तो हमें बताना है कौन सी टीम के जीतने की संभावनाएं अधिक हैं यदि और कारक दोनों तरफ बराबर है, दोनों टीम एक जितनी ताकतवर है। कुछ कुछ आपके भी मस्तिष्क में इस प्रश्न का उत्तर आने लगा होगा। देखिए आपके उत्तर से वो मैच करता है या नहीं। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, चिकना फर्श यदि है यानी घर्षण कम, खुरदरा फर्श जितना होगा घर्षण अधिक। अब देखिए एक तरफ टीम को मिला है चिकना फर्श और दूसरी तरफ की टीम को मिला है खुरदरा फर्श। जहां टीम को चिकना फर्श मिला है उनके पैरों और फर्श के बीच में घर्षण निश्चित रूप से कम होगा, जबकि दूसरी तरफ उन्हें घर्षण बल ज्यादा मिलेगा। जब घर्षण बल ज्यादा मिलेगा तो पूरी की पूरी टीम एक निकाय की तरह, एक तंत्र की तरह आगे की तरफ धकेली जाएगी। तो संभावना किसकी है? खुरदरे फर्श पर जो टीम खड़ी है उसके जीतने की संभावनाएं काफी अधिक हैं। तो ये प्रश्न भी घर्षण पर आधारित। उत्तर लिखेंगे हम, खुरदरे फर्श की तरफ वाली टीम के जीतने की संभावनाएं अधिक हैं, क्योंकि खुरदरे फर्श द्वारा अधिक घर्षण लगने से पूरी टीम को एक निकाय या तंत्र की तरह आगे की ओर धकेला जाता है। जब वो आगे की तरफ धक्का महसूस करेंगे तो निश्चित रूप से जीत उन्हीं की होगी।
अगला प्रश्न हम लेते हैं। साइकिल के पहिए में तेल क्यों देते हैं? साइकिल के पहिए में तेल क्यों देते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में देखिए, जब पहिया गति करता है तो पहिए और धुरी के बीच में लगातार एक घर्षण बल काम करता है। इन दोनों के मध्य जितना खुरदरापन आता जाएगा उतना ही साइकिल को चलाने में अधिक बल हमें लगाना होगा, तो साइकिल चलाना काफी मुश्किल लगेगा। अतः इसी घर्षण को कम करने के लिए साइकिल के पहिए में क्या दिया जाता है? तेल दिया जाता है, ताकि दोनों के बीच की जो सतह है वो चिकनी हो जाए और घर्षण बल का मान कम हो जाने से साइकिल चलाना सुविधाजनक लगे। तो लिखिए इसका उत्तर, साइकिल के पहिए में तेल क्यों देते हैं? पहिए तथा धुरी के मध्य घर्षण बल लगता है, जितना इन दोनों के मध्य खुरदरापन होगा, घर्षण उतना ही अधिक लगेगा तथा साइकिल चलाने में अधिक बल लगाना होगा। अतः घर्षण को कम करने के लिए हम पहिए में तेल देते हैं। उत्तर लिख लें आप, समय हो रहा है ब्रेक का, क्योंकि पहिए और धुरी के मध्य घर्षण बल लगता है, जितना इन दोनों के मध्य खुरदरापन होगा उतना ही घर्षण बल अधिक लगेगा तथा साइकिल चलाने में हमें अधिक बल लगाना होगा। अतः घर्षण को कम करने के लिए हम पहिए में तेल देते हैं। बच्चों, समय है अंतराल का, मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद।
चौथे प्रश्न के बाद बात करते हैं हम अपने पांचवें प्रश्न की। आप लोग लिख लें, केले के छिलके पर पैर पड़ने से व्यक्ति फिसल जाता है, क्यों? पांचवा प्रश्न ऊपर लिखा हुआ है, केले के छिलके पर पैर पड़ने से व्यक्ति फिसल जाता है, क्यों? इसका उत्तर देखिए, केले का छिलका चिकना होने से पैर और जमीन के मध्य जो घर्षण लग रहा है, तो चिकनी सतह का घर्षण क्या लगता है? कम। अतः कम घर्षण लगने के कारण व्यक्ति जब चलता है तो वो फिसल जाता है। केले का छिलका चिकना होने से पैर तथा जमीन के मध्य कम घर्षण लगने से व्यक्ति फिसल जाता है। अगला छठा और अंतिम प्रश्न ले रहे हैं इसी श्रृंखला में। ब्रेक लगाकर साइकिल चलाना कठिन क्यों होता है? ब्रेक यदि दबा रखा है और धीरे धीरे साइकिल चलाई जा रही है तो चलाना कठिन क्यों होता है? ये प्रश्न भी घर्षण की घटना से जुड़ा हुआ है। उत्तर देखिए, हमें ये चीज पता है पिछली क्लास में पढ़ने के कारण कि सर्पी घर्षण, यानी जब कोई चीज सरक के चलती है, खिसक कर चलती है, तो जो घर्षण लगता है सर्पी घर्षण, और जब कोई वस्तु पहियों या रोलरों पर लुढ़क कर चलती है तो लोटनी घर्षण। लोटनी घर्षण का मान कम होता है जबकि सर्पी घर्षण का मान अधिक होता है। जब ब्रेक लगाकर साइकिल चलाई जाती है तो उस स्थिति में जो पहले लोटनी घर्षण बल लग रहा था साइकिल के चलने में, अब ब्रेक लगने के बाद वो सर्पी घर्षण में बदल जाता है। अब सर्पी घर्षण लगने के कारण इसे चलाना कठिन होता है, क्योंकि सर्पी घर्षण का मान अधिक होता है तो गति का विरोध किया जाता है। तो इस प्रकार ये कुछ हमने उदाहरण लिए थे जो हमारे दैनिक जीवन में हम अनुभव करते हैं और घर्षण की घटना से जुड़े हुए हैं। आगे लेते हैं हम अपना अगला टॉपिक, घर्षण के क्या लाभ हैं। बहुत सी बातें तो हमें इतने सारे उदाहरणों के द्वारा समझ में आ गई हैं, फिर भी परीक्षा की दृष्टि से यदि घर्षण के लाभ और हानियां हमें लिखने के लिए आती हैं तो किस प्रकार हम लिखेंगे। सबसे पहले ले रहे हैं हम घर्षण के लाभ। इतना हमें पता चल चुका है कि घर्षण के कारण हमारा चलना संभव होता है। हमारे पैर और जमीन के बीच लगने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं।
इसी प्रकार वाहनों का चलना भी घर्षण के कारण ही संभव है। तो दूसरा इसका लाभ हो गया, वाहनों का चलना भी घर्षण के कारण होता है। अब जहां वाहन घर्षण के कारण ही चलते हैं, वहीं घर्षण के कारण ही उन्हें रोक पाना भी संभव है। तो ब्रेक लगाकर वाहन को रोक पाना भी घर्षण द्वारा संभव होता है। हम बोर्ड पर लिख रहे हैं और आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख रहे हैं, तो ये लिख पाना भी घर्षण के कारण ही संभव है। तो बिना घर्षण के पेन, पेंसिल या चौक से लिखना संभव नहीं। अगला पांचवा पॉइंट, कील या पेच का दीवार या लकड़ी में टिके रहना घर्षण के कारण ही है। छठा पॉइंट हम ले सकते हैं कि बिना घर्षण के कपड़ा बुनना या रस्सी में गांठ लगा पाना संभव नहीं। तो ये हैं कुछ घर्षण के लाभ। इसके बाद लेते हैं हम कुछ हानियां। सबसे पहली बात की थी हमने, घर्षण के कारण हमारा चलना संभव है, वहीं वाहनों का चलना भी घर्षण के कारण ही होता है। ब्रेक लगाकर वाहनों को रोक पाना भी घर्षण द्वारा ही संभव है, वहीं बिना घर्षण के पेन, पेंसिल या चौक से लिख पाना संभव नहीं। किसी कील या पेच का दीवार या लकड़ी में टिके रहना भी घर्षण के कारण ही होता है, वहीं बिना घर्षण के कोई कपड़ा बुन पाना या रस्सी में गांठ लगा पाना संभव नहीं। घर्षण की हानियां। सबसे पहली हानि जो हमें समझ में आती है, घर्षण के कारण ऊर्जा की हानि होने से मशीन की दक्षता घटती है। %20 ईंधन घर्षण के कारण अधिक व्यय होता है। यह है हमारी दूसरी हानि। इसी प्रकार मशीन में घिसावट
भी घर्षण के कारण ही होती है। मशीन में घिसावट व टूट फूट का कारण घर्षण है। जब भी दो सतहों के बीच घर्षण होता है तो ऊष्मा भी उत्पन्न होती है और इस उत्पन्न ऊष्मा के कारण मशीन की कार्य क्षमता में कमी आती है। ऊष्मा अधिक मात्रा में उत्पन्न होने से मशीन की कार्य क्षमता में कमी आती है। तो इस प्रकार ये कुछ हानियां भी हैं घर्षण की, जहां इसके लाभ हमने देखे थे पहले। लाभ भी हो गए, हानियां भी हो गई, तो क्या अब कोई तरीके ऐसे भी हैं जिनके द्वारा हम इस घर्षण को नियंत्रित कर सकें? घर्षण पर नियंत्रण 4 उपाय हमें समझ में आते हैं। सबसे पहला, विशेष डिजाइन बनाकर। दूसरा हम ले सकते हैं पॉलिश द्वारा। संपर्क वाली सतहों पर यदि पॉलिश कर दी जाए तो घर्षण को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तीसरा है बॉल वियरिंग द्वारा और चौथा है स्नेहक के प्रयोग से। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला देखिए, विशेष डिजाइन द्वारा। जैसा कि हमने वायुयान के उदाहरण में आपको बताया था कि वायुयानों की विशेष डिजाइन बनाई जाती है ताकि हवा के द्वारा लगने वाला घर्षण बल उन पर कम लगे और उनकी गति में बाधा कम उपस्थित हो। तो ये तो है पहला तरीका। दूसरा तरीका, यदि दो सतहों के संपर्क वाली सतह पर हम पॉलिश कर देते हैं, उसको थोड़ा चिकना बना देते हैं, तो भी हम घर्षण को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। तीसरा, बॉल वियरिंग द्वारा। क्या है ये बॉल वियरिंग? आप समझिए, पहियों, धुरी, शाफ्ट, इनके बीच में जो खांचे होती हैं उनमें लोहे की छोटी छोटी गोलियां कुछ इस प्रकार लगा दी जाती हैं, उन्हें हम बॉल वियरिंग कहते हैं। देखिए, ये स्थिर हिस्सा है पहिए का, ये गतिशील हिस्सा है। इनके बीच में कुछ ये गोलियां इस प्रकार लगा दी जाती हैं, छोटी छोटी ये जो गोलियां हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? बॉल वियरिंग। लोहे की छोटी छोटी गोलियां। अब ये गोलियां क्या करती हैं? दो सतहों के बीच में घर्षण को कम करती हैं और गति आसान बनाती हैं। तो इस प्रकार ये एक तीसरा तरीका हो सकता है बॉल वियरिंग द्वारा। इसके द्वारा गति जो है वो लोटनी गति में बदल जाती है और लुढ़क करके कोई भी वाहन जो है वो गति करता है और घर्षण बल उस पर कम लगता है। चौथा लेते हैं हम स्नेहक द्वारा। ऐसे पदार्थ जो कि घर्षण कम करने के लिए काम में लिए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं स्नेहक, चिकना बनाने के लिए। ऐसे पदार्थ ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं और गैस के रूप में भी हो सकते हैं। एक कैरम बोर्ड पर जब आप ठोस रूप में पाउडर को छिड़क रहे हैं तो जो पाउडर है वहां पर वो स्नेहक का काम कर रहा है, गोटियों की गति को आसान बना रहा है। वहीं आप द्रव रूप में साइकिल और हल्की मशीनों में जो पतले तेल का प्रयोग करते हैं वो स्नेहक है। इसी प्रकार भारी मशीनों में जो हम ग्रीस और भारी तेल का प्रयोग करते हैं वो भी स्नेहक का काम करता है। साथ ही साथ संपीड़ित वायु भी स्नेहक का काम करती है। तो
तो इस प्रकार ये कुछ तरीके हैं। स्नेहक क्या करता है, दो सतहों के बीच में घर्षण को कम करता है, एक पतली परत उसकी बना लेता है वो, और दोनों सतहें की आपस में जो रगड़ है वो कम हो जाती है। इस प्रकार इन तरीकों के द्वारा हम घर्षण को कम कर सकते हैं और अपने कार्य को सुविधाजनक बना सकते हैं। इतनी सारी बात जो आज हमने की है वो है घर्षण के बारे में। अगली क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।